तो इसी को बढ़ा देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कल जहां तक बात हो गई है पहले उसमें किसी का कोई डाउट है तो टॉपिक बताइए। आइए सीखिए। ओम शिला यानी ओम का नियम। इसको आप बढ़िया से सुनिए समझिए, क्योंकि अभी जो ये पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है और अगले चैप्टर में ये पुनः आएगा, तो यहाँ आप पढ़ लेंगे तो वहां पास हो जाएगा। दैट्स ओके। तो पहले समझिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? उन्होंने सबसे पहली बार किसी भी सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस उपलब्ध है या वहां वर्क कर रहा है तो उसका वैल्यू कितना है, इसी का मान निकालने के लिए उन्होंने एक सर्किट का निर्माण किया जिसे हम ओम का परिपथ यानी ओम्स सर्किट कहते हैं। और उस सर्किट से जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर उन्होंने नियम दिया और उस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब जानना चाहिए ना वो नियम क्या था। लिख लीजिए, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए, हो गया। तो चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर लिखे बेटा, उसमें प्रवाहित धारा के उसमें प्रवाहित समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दैट्स क्लियर। तो अभी ये नियम आप 2-3 बार देखेंगे, लेकिन अभी तो मैंने केवल इसलिए लिखा दिया कि आप लिख के थोड़ा सा स्थिर हो जाएं। दैट्स क्लियर। अब हमको ये वाला रूल समझाने के लिए पहले 4-5 बातें आप तक पहुंचानी है। पहले उस पर अपने दिमाग को रखिए, इसके बाद तब फिर मैं सर्किट बनाऊंगा कि कैसे उन्होंने सर्किट बनाई और फिर रूल्स को पुनः समझाऊंगा। राइट है? देखिए आपने इसमें लिखा है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं
तो उसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, राइट है। और यह उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती, ऐसा आपने लिखा है। तो अब मैंने कहा 3-4 बातें पहले समझिए। किसी भी परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा के नापने के 2 यंत्र होते हैं, तो बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इस डिस्कशन से हम अगले चैप्टर की भी भूमिका खड़ा कर रहे हैं और प्रैक्टिकल के वाइवा भी मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ 7 एक्सपेरिमेंट हैं और 7 एक्सपेरिमेंट अब आने वाले हैं। एक तो अभी चर्चा होने जा रही, बाकी 6 अगले चैप्टर में। तो अच्छे से देखिए, अपने को फुल्ली अश्योर करिए, जहां कंफ्यूजन है खड़े होकर डायलॉग करिए। तो धारा किसी सर्किट में जा रही है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है देखिएगा, उसे नापने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है, वो बताता रहता है 40 है, 50 है, 60 है। इसी तरह आपके गाड़ी में फ्यूल मीटर लगा हुआ है, वो भी बताता है कि गाड़ी में तेल कितना है। तो ऐसे यहां पर बात हो रही है कि सर्किट में अगर धारा बह रही है तो धारा को नापने के लिए हमारे पास 2 यंत्र होते हैं। एक आपके घर में लाइन आई होगी तो देखिएगा मीटर लगा होगा, तो आप लोग उससे मीटर बोलते हो। तो आप यहां से आ जाओ, ये मैंने थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि आप थोड़ा और मजेदार बात के लिए तैयार हो जाओ। तो व्हेन द करंट विल पास इनटू द सर्किट, राइट, तब उसमें ये धारा को नापने के लिए जो डिवाइस लगी होती है, वो डिवाइस 2 तरह की है। एक को हम कहते हैं बेटा अमीटर, और उसी का अ काट के आप लोग मीटर मीटर बोलते रहते हो, तो आवाज से जान लो अमीटर। इसी का दूसरा नाम है एम्पियर मीटर, क्योंकि आपको पता है कि धारा एम्पियर में नपाती है, और उस एम्पियर में करंट को जो हमको रीड करके देगा, उस डिवाइस का नाम हम रखेंगे एम्पियर मीटर या अमीटर। सर्किट में आप देखोगे तो सर्किट में हम लोग अमीटर दिखाने के लिए ऐसे गोला बना के उसके अंदर ए लिख देते हैं और एक तरफ प्लस लिख देते हैं, तो ये संकेत हो जाता है अमीटर का। बट ये सर्किट को दिखाने के लिए है, वास्तव में अमीटर ऐसा नहीं होता। अब वास्तव में मीटर कैसा होता है वाइवा के लिए बता रहा हूं। आप अमीटर या घर में मीटर लगाए तो वैसे ही आप देखोगे उसमें एक बॉडी होती है जो अधातु की बनी होती है, या देखो, और इसमें नीचे 2 पेंच कसे होते हैं। प्रैक्टिकल हाल में दिखाऊंगा तुम लोग को, अंडरस्टूड। तो अंदर देख लो, लैब में तो देखो ही करोगे, प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ये देखो 2 पेज होते हैं, एक पर प्लस लिखा रहता है। अब इसके अंदर क्या है वो देखो, इसके अंदर में यहां से कनेक्टिंग वायर लगा होता है जो फिर एक पेज से कसा होता है, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस वायर होता है, यानी प्रतिरोधी तार, सुने हो नाम ना। और फिर इसके बाद क्या होता है, यहां देखना बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है जो यहाँ कसी रहती है, और ये यहाँ पर एक रोटेटरी एक्सिस से जुड़ा रहता है, और इस रोटेटरी एक्सिस में एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है। जब अभी प्रैक्टिकल का बुक मंगवा देंगे तुम लोग पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, ये पॉइंटर एल्यूमिनियम का ही क्यों बनाते हैं, सफेद रंग का ही क्यों लेते हैं। तो अब वो सब वाइवा का क्वेश्चन होगा, अभी पहले मैं परिचय करा रहा हूं और अभी सारा वाइवा निपटाता निकल जाऊंगा। तो देखो ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर ऊपर देखना एक पैमाने को इंडिकेट करेगा। जब इसमें करंट नहीं जा रही होगी तो देखना ये 0 बताएगा। इसके बाद देखना यहाँ 1 2 3
यानी ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब कि अगर पॉइंटर यहाँ जाएगा तो 1 एम्पियर बताएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ, हाँ, इस तरह 3 एम्पियर तक का तुम्हारे पास अमीटर तुम्हारे लैब में मौजूद है। तो जितने तक का है वही बता रहा हूँ, ये सब ध्यान से सुनना। एग्जामिनर प्रैक्टिकल में जान जाएगा तुम लैब में गए हो कि नहीं, पूछ देगा मीटर देखे हो, तो जो नहीं देखा होगा हिचकिचाएगा, और जो देखा है पढ़ा है तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से कहेगा कि हाँ सर हमने देखा है। तो पूछ देगा उस पर क्या लिखा था, तो कहेंगे सर ए। इससे क्या मतलब, इसका मतलब है सर ये एम्पियर में नापेगा। तो कहेगा कि अगर यहाँ MA लिखा हो तो कहेंगे सर अब ये मिली एम्पियर मीटर है, और अब ये धारा मिली एम्पियर में नापेगा। तो कहेगा तब सवाल कैसे लगाओगे, तो कहोगे सर MKS या SI में एम्पियर होती है, तो हम 1 मिली एम्पियर को 10⁻³ से गुणा करके एम्पियर में बदल लेंगे। देखा वाइवा शुरू हो गया। तो अब आप भी देख लेना कि आप में A लिखा है कि MA लिखा है। अगर MA लिखा है तो मिली एमीटर है, और A लिखा है तो एम्पियर मीटर है, यानी अमीटर है। और अब ये यहाँ पर पॉइंटर बताएगा तो 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और अब इसके बीच का थोड़ा देखो, इसके बीच में कुल 20 खाने मिलेंगे। कितने खाने, अब जरा सा समझो, अब गणित शुरू कर रहा हूं। बोलो 20 खाने के बाद 1 आएगा, यानी कि 20वां खाने पर 1। तो इसका मतलब कि 20 खाना बराबर 1 एम्पियर। तो बोलो 1 खाना बराबर 1/20, यानी 0.05 एम्पियर आ गया। अब चलो पढ़ना सीखो। अगर वो लिखा वाले 1 पे नहीं आता और हाई छोटका 20 वाले में से किसी पे जाता है, जैसे मान लो कि 3 पे गया, तो 3 × 5 = 15, यानी अब ये बता रहा है 0.15 एम्पियर। ये बताओ चौथे पे चला गया तो 4 × 5 = 20, 0.20 एम्पियर बता रहा है करंट। आगे पढ़ने। अब बोलो 19वां पे आ गया, तो 19 × 5 = 95, 95 एम्पियर। अब 1 के आगे तीसरा पे है, तो तीसरा का मतलब 0.5, 1.5, तो 1 के आगे है, तो 1.15 एम्पियर करंट बता रहा है। आगे पढ़ने। तो मुझे समझा दो, 1 के आगे 10वां पर हमारा इंडिकेटर रुका हुआ है, तो बताओ इसने कितनी करंट बताई। 1 के आगे 10वां, बता बेटा, वेरी गुड। अब इतना टाइम लोगे। 1.5, यानी 10 का गुणा कर दिए, तो ये 10 यहाँ भाग गया, तो 1.5। अब आ गया पढ़ने। चलो 2 के आगे 8वां पर, तो 8 × 5 = 40, बहुत आसान है। 8 × 5 = यानी 0.4, और 2 के आगे था 2.4, मामला फिट। अभी दिक्कत है। आ गया पढ़ने। अब किसी को गुणा भाग ना आता तो हम उसकी नहीं बात करते। अब गुणा ना आवे भाग ना आवे तो क्या पढ़ेगा इंटर में। श्योर हो गया। चलिए अब अगला बताइए। अब तनी से घुमा दे रहा हूं। 2 के पीछे 2 खाना बता रहा है। जैसे गौवा में होता है ना, 2 रुपया में ना 20 पैसा कम है, वो सीधे नहीं बतियाएगा, वो टेढ़ावे बोलवे करेगा। वो सीधे कोनो बात नहीं बोलते गांव में सब। 5 रुपया में ना 10 पैसा कम है, ऐसे बोले। तो हम भी आपसे उसी बतिया रहे हैं। 2 से 2 खाना पीछे है, तो बोलो कितना हुआ वैल्यू। 1.9। कैसे 2 खाना पीछे, मैंने अभी बताए थे 20 खाना, तो 18 पे है, तो 18 × 5 = 1 के आगे है, तो 1.9। श्योर। अभी डाउट्स है, ध्यान से सुनना। ये हम
कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल पढ़ा रहा हूँ तो स्कूल में प्रैक्टिकल करना है। ये सब मैंने कोचिंग में नहीं पढ़ा है, कोचिंग में ये नहीं पढ़ाना था मेरे को, इसलिए सीरियस होकर देखो, जहाँ का जो सिलेबस है वहां वो पढ़ाया जाएगा, तो अच्छी तरह से ले लो। कोई क्लियर है? अब दूसरा आगे देखो। अब अर्थात आपको रीडिंग करने आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे करंट रीड करता है, जरा देखोगे तो मजा आ जाएगा। अभी तुम लोग को इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के समानुपाती होता है, राइट है। और अब मैं इसकी बात समझा सकूं, इसके लिए तुम्हें कक्षा 9 और 10 के कोर्स में ले जाता हूं। तुमने कक्षा 9 और 10 में बल्ब पढ़ा था, है ना? मैंने अभी बोला मैं 9-10 में ले जा रहा हूं। देखा होगा बल्ब में ये हुक होते हैं, ऊपर चपड़ा रहता है, बीच में रांगा होगा, रांगा से दो मोटे वायर निकले होंगे, और ये मोटे वायर एक कांच की नली के अंदर से गुजरते हैं और फिर जब बाहर आ जाते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं। और फिर इसमें देखना रेजिस्टेंस वायर लगा होता है और इनको सपोर्ट देने के लिए कनेक्ट सपोर्टिंग वायर लगे होते हैं। इसमें करंट नहीं जाती, ये केवल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ये गर्म होकर पिघल के गिर जाएगा, तो उसी के लिए वो बीच से सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। 9 में पढ़े होगे बल्ब जो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, आपको 9-10 में ये पढ़ाया गया था। मैंने बोला ना, अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये सब वाइवा में आएगा। विद्युत धारा के बेटा तुमने कक्षा 10 में 3 प्रभाव पढ़े थे, एक धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा धारा का रासायनिक प्रभाव, तीसरा धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव में बल्ब हीटर है, रासायनिक प्रभाव में तुम्हारा सेल है यानी बैटरी, देखे होंगे चार्जिंग लगाते हो, तब वो विद्युत अभी हाल में पढ़ाए थे इसी के पहले वाले चैप्टर में। तो बस तीसरा, क्योंकि जो पढ़ा दिया वो तो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा ना। और तीसरा है चुंबकीय प्रभाव। देखो जो मोटर चल रही है, करंट डालते ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उससे बल लगा और उस बल ने मोटर को चला दिया। जो लोग कक्षा 10 में मोटर का सिद्धांत पढ़े होंगे वो समझ गए, नहीं पढ़े तो यहाँ चुंबक में बताया जाएगा। तो ये 3 चीजें धारा के एप्लीकेशन है। अब इसमें जब हमने बात कही कि ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, तो आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये सब वाइवा में खुद पूछे जाएंगे, और जो बोले जा रहा हूं ये सब न्यूमेरिकल यहाँ है, थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल है। तो इसीलिए हम दोहरा लाभ उठा रहे हैं। देखिए थ्योरी नहीं पढ़ना है कोर्स में, लेकिन सवाल आपको मिलेगी। अभी जैसे कल समझा रहे थे कि जो लोग डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे हमने 2-3 सवाल जबानी करके बताया अभी। तो सब कुछ क्लियर है, खुली हुई किताब है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या है? हाँ गार्ड बोलो। चले बोलो जी, कोई डाउट है? थोड़ा खटखट क्यों हो रहा है? प्रिश ऊपर जाइए थोड़ा और बोल के आइए कि कायदे से बैठ के पढ़ो, और खटखट नीचे आवाज आ रही है। ये तुम लोग का क्लास जो चीज का बनाया गया है वो पढ़ाई करो। कि बगल के मकान से खटखट आ रहा है। हाँ हम भी क्या, कैसे नियम टूट गया। हाँ चले बेटा, इधर से आ रहा है, चले तैयार हैं? पकड़िए।
तो मैं आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऊष्मा जनरेट होती है। यही चीज आप 10 में थे तो आपको यहाँ 2 सवाल 10 में पढ़ाया गया था कि बल्ब में क्या भरा हुआ होता है और क्यों, और दूसरा कि जब करंट डालते हैं तो यही चमकता है, ये भी तो तार है, ये क्यों नहीं चमकता। तो आपको ये 2 सवाल 10 में पढ़ाए गए हैं। अतः यहाँ भी वाइवा के समय होगा और जब न्यूमेरिकल में आएंगे तब आप सवाल जब बल्ब हीटर की लगाएंगे तो ये थ्योरी रहेगी तो आप समझ जाओगे कि क्या फार्मूला लगेगा। लेकिन उसके पहले ही मैं थोड़ा सा बता दूं, जो 10 का है जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन सवाल जो फार्मूला बता रहे हैं वो लगेगा, जबकि यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि इस कोर्स में नहीं है, लेकिन सवाल में है। अर्थात वो समझ गए कि वो 10 में से आ रहा है। देखो अभी ओम्स लॉ बाहर रह गया, अभी तुम चर्चा कर रहे हो जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने कहा पहले टर्म्स जुटा लो। सुनो, तुमने कक्षा 10 में पढ़ा कि किसी भी विद्युत के एप्लायंसेस में यानी उपकरण में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तब उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्मा V बराबर W/Q के सूत्र से निकाली जाती है। अब चूंकि कार्य होने पर ही ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा ही ऊष्मा है, अतः W बराबर VQ। तो एक सूत्र ये पढ़ के आए हो 10 में, दूसरा ये, अब तीसरा Q बराबर IT। तो जब हमको धारा और समय दिया रहता है तो हम इससे निकालते हैं। तीसरा V बराबर IR, तो I² RT। तो जब हमको रेजिस्टेंस, धारा और टाइम हो तो ऊष्मा इससे निकालते हैं। और चौथा जब धारा न दे के विभव और रेजिस्टेंस हो तो ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो I बराबर V/R। तो अब यहाँ रख दे V/R, तो V² R/T। तो चौथा फार्मूला हो गया V² R नीचे T। आया कि फिर सीखो। हाँ, जो लोग को नहीं समझ आया वो दोबारा सीखें। देखो V का V लिख दिया, I के जगह लिख दिया V/R, तो ये भी और ये भी V² हो गया और बटे R हो गया और T ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इस तरह तुमने कितने सूत्र पढ़े थे? 4 सूत्र। ये यही है, ये और ये एक ही है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इन सूत्रों का जहां भी ऊष्मा की बात आएगी यही लोग लगने वाले हैं। जो तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ाया गया है न पढ़ाया जाएगा, ये 10 का ज्ञान है। अब मिटा दें। अब हम तुमको ये समझा दें कि जब हम तार में करंट डालते हैं तो वो जो प्रतिरोधी तार लगा हुआ है वो गर्म होके चमकता क्यों है? चले आओ सीखो। तुम लोग कक्षा 10 के ही ज्ञान से पढ़ के आए हो कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हम उच्च गलनांक वाली धातु का बनाते हैं। और वहां भी पढ़े हो, यहाँ भी वाइवा पूछा जाएगा क्यों। तो आप किससे बनाते हो? उच्च गलनांक वाली धातु, यानी कि ये मेटेलिक वायर है और इसका कैसा गुण होना चाहिए? उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो नहीं पढ़ के आया है या मस्ती मार के आया है या सब लिपोत के फिट है, अब उसके लिए ये एक प्रकार की मदद हो रही है। नहीं तो हम आपको 10 पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बस केवल वाइवा में कमजोर न पड़े इसलिए दोहरा रहा हूं। उच्च गलनांक वाली धातु का बनाया जाता है। अब उसने पूछा क्यों, तो आपका जवाब होगा कि उच्च गलनांक वाली धातु का इसलिए बनाते हैं
क्योंकि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर जब यह ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है तो ये जैसे जैसे गर्म होता जाता है इसका ताप बढ़ता जाता है। तो अगर कम गलनांक का होगा तो तुरंत अपने गलनांक को प्राप्त करके यह ठोस से द्रव में बदल जाएगा और टूट जाएगा। याद रखिएगा, बल्ब फ्यूज नहीं होता है, जब वो अपने गलनांक को प्राप्त होता है तो गल जाता है। इसलिए कभी फ्यूज तार को देखिएगा तो जैसे मोमबत्ती जल करके चुई रहती है वैसे ही वो देखिए गला होगा, वो टूटता नहीं है। राइट है? तो ये सब समझना जरूरी है क्योंकि ये सब उल्टा पलटा सब पढ़ के आए होते हैं, उल्टा बताते हैं, तो ध्यान से सीखो। तो इसीलिए हम इसको उच्च गलनांक वाली धातु का बनाते हैं क्योंकि जब इसमें धारा गई और इसने क्या दिखाया, ऊष्मीय प्रभाव। तो आप कक्षा 11 में बोले थे ना उस दिन की 11 का पूरा हिट जिसको याद रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बड़े मजे में आएगी। तो आपको पता है कि ऊष्मा वो कारक है जो ताप को या तो बदल देता है या अवस्था में बदलाव करता है, उसी कारक को हम हीट कहते हैं। इसलिए जब ये ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है तो अब इसका ताप बढ़ेगा और अगर कम गलनांक का होगा तो बताओ शीघ्रता से गलनांक पा लेगा और गल जाएगा, पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, अर्थात अब वो बल्ब काम नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको उच्च गलनांक का इस्तेमाल करते हैं ताकि यह लंबे समय भी लगातार भी यूज किया जाए तो भी अपने गलनांक को प्राप्त ना करे। तब आप तो कह सकते हो कि सर तब बल्बवा फ्यूज क्यों हो गया? तो सूत्रवा भी लिखे थे ना, W बराबर I स्क्वायर RT V स्क्वायर RT। तो आपके घर अचानक वोल्टेज हाई हो गया तो देखो ऊष्मा बढ़ गई। देखो ये समानुपाती है कि नहीं? तो जैसे ही आपके घर का बल्ब 220 न हो के 220 से ज्यादा हो गया, नहीं लोग घर में कहते हैं हाई वोल्टेज बंद करो तो फ्यूज हो जाएगा, सुने होंगे माँ बाप चिल्लाते हैं। तो आपके यंत्र 220 पे काम करने के लिए बने हैं, तो अगर आपके घर में किसी कारण से वोल्टेज बढ़ गया तो बताओ विभव बढ़ते ही ऊष्मीय प्रभाव बढ़ गया, अतः वह तुरंत अपने गलनांक को प्राप्त हो जाएगी और गल। इसका मतलब आपका बल्ब सिद्धांत के अनुसार ही फ्यूज हो रहा है और वजह से नहीं फ्यूज हो रहा है। यानी आपका वोल्टेज हाई हो गया और वोल्टेज हाई होने से उसका ऊष्मीय प्रभाव बढ़ गया, इसलिए वो अपने गलनांक को शीघ्रता से प्राप्त हो गया, इसलिए फ्यूज हो गया। क्या हुआ, समझ आई? अब सवाल यहाँ है कि ये गर्म क्यों हुआ? तो आपको पता है, आपने कक्षा 11 में भी पढ़ लिया था ऊष्मीय प्रतिरोध में कि प्रतिरोध वह कारक है जो अपने अंदर से धारा को जाने से रोकता है। और अभी आप पिछले दिन मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ के आए हैं कि धारा आवेश के रूप में जाती है और आवेश इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से पैदा होता है। फिर कक्षा 11 में जाइए, एक इलेक्ट्रॉन जब कक्षा छोड़ के निकलेगा तो तभी निकलेगा जब उसको बाह्य क्षेत्र में उसकी एनर्जी लेवल से हाई में। और आपको 11 में पढ़ाया गया कि अगर वह nवी कक्षा है तो उस कक्षा का एनर्जी लेवल -RC/N स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर होता है। देखिए बहुत लोग को याद है, जो पढ़ेगा वो तैयार रहेगा। तो इतनी एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन जब इतनी ऊर्जा लेके जाएगा तो जहां जाएगा वो उतनी ऊर्जा लेके आएगा कि नहीं? जैसे लालटेन जल रही है, रोशनी दे रही है, अब इसको जहां ले जाओगे क्या रोशनी देना बंद कर देगी? तो जहां जाएगी एनर्जी। अब बताओ जब इसमें से गुजरेगा तो ये रोकेगा धारा को, यानी कि रोकेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन को। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपया है, आई श्रद्धा जा रही हैं, तुमने इनके में से 2 रुपया छीन लिया, तो अब तुम्हारे पास 10 ही रुपये रहेंगे कि बढ़ गए? अब कुछ समझ आया कि जब इसमें से करंट गुजरी तो बताओ ये ठोस का बना है? आप कल का परसों का 3-4 दिन से पढ़ रहे हो
कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो जैसे ये गुजरा, इसने धारा को रोका, तो अब इसके निजी इलेक्ट्रॉन बताओ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो जितना ये रोकेगा उतना बढ़ेगा, और इसके पास ऊर्जा है, तो बताओ इसका निजी ऊर्जा अब बढ़ने लगा कि नहीं? और ऊर्जा ही ऊष्मा है। बस देखना, अब जैसी ऊर्जा बढ़ने लगेगी बस ये गर्म होकर चमकने लगेगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। अभी करंट डालना बंद कर दो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद, अब बंद तो फिर अब इसको मिलना खत्म हो गया, इसलिए फिर से अपने टेम्परेचर पर चला जाएगा। आया या नहीं आया? क्लियर है? कभी डाउट्स है? तो अब आपको पता चल गया कि इसमें धारा जाती है तो ये क्यों चमकता है। अब इसी से आइए जवाब दे दीजिए। जब आप करंट डालते हो तो ये जो तार है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्योंकि हमने ये कॉपर वायर लिया है, राइट है। अतः इसका प्रतिरोध कम होता है, अतः यह धारा के मार्ग में रुकावट कम डालता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि भी बहुत कम होती है। अतः यह हल्का गर्म होता है। इसीलिए आप देखोगे जितना घर भर तार फैलाए हो, जितना देर यूज करोगे कुल गर्म रहेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। लेकिन जैसे ये करंट यहां से होकर रेजिस्टेंस वायर में जाती है कि ये प्रतिरोधी होता है, अतः ये धारा के मार्ग में रुकावट डालने पर इसके अंदर मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि ऊर्जा होती है, अतः इनकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। चूंकि ऊर्जा ही ऊष्मा है, इसलिए इनको ऊष्मा मिलने लगती है, ऊष्मा में वृद्धि होने लगती है, अतः इनका ताप बढ़ने लगता है, इसलिए शीघ्र ही गर्म होकर चमकने लगता है। इसीलिए यही तार केवल गर्म चमकता है और ये चमकता नहीं। इसी को हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कितने लोग श्योर हैं? कोई डाउट्स? पक्का? अब इसी थ्योरी पर हमारा ये काम कर रहा है। अब देखना क्या काम कर रहा है। अब जिस सर्किट में तुमको नापना है, बोलो, अब उसका प्लस वायर ले आओगे, कल का पढ़े हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा धारा उल्टा। अब हम उस प्लस वायर को ले आके इस पेज से जोड़ दिए, बोर्ड पे रहो, बोलो, जोड़ते इसमें धारा चली गई। अब ये धारा गई तो हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो बताओ ये गर्म हुआ। तो कल का तुम 9, 10, 11, 3 साल लगातार पढ़े कि जब ठोस में ऊष्मा डालते हैं तो ऊष्मा के कारण 3 प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। तो बताओ इससे इसमें रेखीय प्रसार हो जाता है और ये प्रतिरोधी तार ढीला होता है, और ढीला होते ही स्प्रिंग उसे खींचते ही ये गतिपालक चक्र यानी है जो रोटेटरी एक्शन देख रहे हो, यह तुरंत घूम जाती है। अब घूम गई तो इससे लगा हुआ पॉइंटर है, घूम गया। अब वो जहां घूम के रुक जाता है, हम उसको पढ़ के करंट जान लेते हैं कि इस समय इतनी करंट जा रही है। अब अगर धारा का मान बढ़ाते हो तो बताओ ये और गर्म होगा, और लंबाई बढ़ेगी तो और घूमेगा, और धारा कम करते हो उल्टा भी चलो तो फिर से कम घूम जाएगा। तो इस तरह हो, तो अगर ये घूम रहा है तो ये कोणीय विस्थापन कर रहा है, अर्थात इसमें होने वाला यह विस्थापन धारा के समानुपाती। इसी थ्योरी पर तुम्हारा अमीटर काम कर रहा है। तो अब कभी एग्जामिनर पूछते कि बेटा अमीटर किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो कहेंगे सर यह रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के सिद्धांत पे काम कर रहा है। जिसमें भी धारा नापना होता है हम उसमें धारा प्लस सिरे से प्रवाहित करते हैं
तो करंट के जाने पर रेजिस्टेंस हीट हो जाता है। क्यों? अभी सुने क्यों हीट होता है। जहां जो बोलना उतने बोलो ना, वो पूछे क्यों तो क्यों वाला कारण दो। अभी वो समझा के नहीं आया हूं, इसीलिए तो बताओ पढ़ाना क्या है, लेकिन सिस्टम से जुटा के तब डील कर रहा हूं कि जो घुमांतु वीर हैं उनको भी कुछ आवे, और जो पढ़ रहा है तो उसको तो टोटल आना चाहिए। अभी दिक्कत हो रही है। तो जब करंट जाती है तो रेजिस्टेंस में धारा जाने से रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है, जिससे इस तार की लंबाई में रेखीय प्रसार होता है। क्योंकि मध्य से स्प्रिंग ये से खींची रहती है, अतः जैसे ही लंबाई में बढ़ता है स्प्रिंग खींचती है और रोटेटर घूम जाता है, और उससे जुड़ा पॉइंटर भी घूम जाता है, अतः पॉइंट विक्षेप कर जाता है और पैमाने पर जहां अब रुकता है, अब हम उसे पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ना अभी बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़वाए हैं सब। तो इस तरह हमें उसमें बहने वाली धारा का ज्ञान हो जाता है, इसी को अमीटर कहते हैं। आया? नंबर 2, यह होने वाला विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती। अगर धारा कम मान की डाली जाए तो उसमें प्रभाव की वजह से प्रसार कम होगा, अतः विक्षेप कम होगा। अगर धारा ज्यादा मान के डाली जाए तो उसमें प्रसार से प्रसार ज्यादा होगा और विक्षेप भी ज्यादा होगा। तो इस तरह ये पॉइंटर हिलता डुलता है और जहां भी जाके रुकता है हम उसे पढ़ लेते हैं। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया था कि यह पॉइंटर एल्यूमिनियम का ही क्यों बनाते हैं, तो अब उसका जवाब, एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु है, जानते हैं ना। जब हमने थर्ड ए अर्थात पी ब्लॉक का पहला, जिसमें नॉर्मल एलिमेंट मेटल रखे गए हैं, जब पढ़ा रहे थे पीरियडिक में तभी बताए थे, आज दोबारा बता रहा हूं। अब देखो सवाल कहाँ का है, कौन कौन सी पीछे से आ रहा है, यही है ज्ञान। तो एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु है, राइट है, पहली नंबर की बात। नंबर 2 बात, एल्यूमिनियम में देखोगे करंट प्रवाहित करोगे तो उसमें देखना चुंबकीय प्रभाव पैदा नहीं होता। एल्यूमिनियम का ले लो, घर में सिल्वर की थाली होती है, चुंबक लेके खींचना कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये बात समझना जरूरी है। आया बात समझ में? तो एल्यूमिनियम पहली बात कि हल्की धातु है, दूसरा इस पर चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखता, इसलिए जब हम इसमें करंट डालेंगे तो ओरेस्टेड के नियमानुसार धारा प्रवाहित करते ही उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस क्षेत्र में जो होगा उस पर लाप्लास बल लगेगा, बराबर IBL sin थीटा। ये सब 10 बोल रहा हूं और अभी अगले चैप्टर में सब फिर पढ़ाया जाएगा, माने मैग्नेट शुरू होगा। तो इसीलिए जब करंट डालते हैं तो इसके चुंबकीय प्रभाव इस पॉइंटर पे ना पड़े, इसलिए हम पहले बताओ एल्यूमिनियम रख रहे हैं, और दूसरा कि इस एल्यूमिनियम हल्की धातु है, अतः इसमें थोड़ा भी विक्षेप हो तो वह घूम जाए, इसीलिए हम रखते हैं। तो एग्जामिनर पूछ देगा कि बेटा अगर यहाँ लोहा लगा देते तो क्या दिक्कत थी, लोहा तो बड़ा मजबूत होता है, तो कहते हैं सर मजबूत होता है बट भारी होता है और उस पर चुंबकीय प्रभाव पड़ता है, इसलिए करंट डालते ही चुंबकीय प्रभाव से ये इसे खींच लेगा, अतः ये विक्षेप के बावजूद भी नहीं घूमेगा, अतः हमको करंट नहीं बता पाएगा। आ रही बेटा? जब ऐसे खुल के बाई बाई करेंगे तो वो तो एग्जामिनर प्लीज होगा ना कितना, तो ऐसे होगा। तो इसीलिए इसे एल्यूमिनियम का बनाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 बनाने का कारण कि एल्यूमिनियम सफेद होती है और सफेद वस्तु प्रकाश की अच्छी परावर्तक होती है, अतः ये घूम रहा है, ये हमें आसानी से दिखेगा, अतः हमें रीडिंग लेने में एरर यानी त्रुटि की संभावना नहीं होगी। अब कारण नंबर 4, 3 अभी बताए। अब इसके नीचे देखना एक समतल दर्पण लगा होगा, तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो जैसे शीशा के सामने खड़े होते हो
तो तुम्हारा इमेज बनता है। तो वैसे ही शीशा नीचे लगा है, तो जब ये हम रीडिंग लेंगे तो इसका इमेज नीचे बनेगा। तो अगर वो इमेज हम पढ़ते समय हमको न दिखे तो इसका मतलब एकदम सीध में देख रहे हैं, अब हमको रीडिंग में कोई त्रुटि, तो इसलिए यहाँ शीशा लगा होता है। इस त्रुटि को लंबन त्रुटि कहते हैं। अगर सीध में नहीं है तो क्या बोलते हैं? अब आप हमारे सीध में हो और हम यहाँ से देख रहे हैं तो ममता नहीं दिख रही है, इसका मतलब हम एकदम सीध में देख रहे हैं। और अगर हम देखें तो ममता दिख रही है, इसका मतलब लंबन त्रुटि है। यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में देखते समय वस्तु के पीछे छिप जाए तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर न छिपे तो इस त्रुटि को लंबन त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब हम गलत रीड कर रहे हैं तो रीडिंग गलत आएगी तो वैल्यू गलत आएगी। तो इतना भाई वह यहाँ होगा। तो सब परिचय हो गया। बस इसी तरह जैसे अभी अमीटर बताए वैसे ही वोल्ट मीटर। अब सब प्रिंसिपल यही रहेगा, बस ये यहाँ भी लिखा रहेगा। इसका मतलब ये वोल्ट में रीड कर रहा है। तो अभी रुकिए थोड़ा सा, आप पुनः वापस आइए। मिटा रहा हूँ बेटा। और यहाँ एक सवाल छूट रहा है, वो भी बता दें। इसके चारों ओर इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी गई होती है। तो एग्जामिनर पूछता है क्यों, और इसीलिए आप देखना बल्ब जैसे ही फूटेगा धड़ाम से आवाज आएगी। इसमें हम नाइट्रोजन और आर्गन क्यों मिलाते हैं पहले बता दें। जब आप इसे हीट कर रहे हो तो धातुएं जब गर्म होती हैं तो जिस भी गैस के संपर्क में आती हैं वो उनसे क्रिया करके कंपाउंड बनाती हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अक्रिय गैस भरते हैं ताकि ये क्रिया ना कर सके, इसीलिए आर्गन भरते हैं। और नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि प्रकाश बिना माध्यम के नहीं चलता। प्रकाश तो चुंबकीय विद्युत तरंग है, अतः वह यहां से रिफ्लेक्ट हो सके। आगे समझ में, इसलिए हम उसमें ये भरते हैं। अब समझ आ गया। अब एग्जामिनर ने कहा कि अगर यहाँ तुम हटा के ऑक्सीजन भर दो तो कहेंगे सर गर्म करते ही ये टंगस्टन का है। नाइक्रोम और टंगस्टन ये दो धातुएं हैं जिनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए एग्जामिनर पूछ दे कि रेजिस्टेंस किस धातु का बनाते हैं, तो आपका जवाब होगा सर हम टंगस्टन या नाइक्रोम धातु का बनाते हैं। अब उसने पूछ लिया इसी का क्यों बनाते हैं, तो अभी मैंने जवाब दिया था आपको कि हम हमेशा प्रतिरोध ऐसी ही धातु का बनाते हैं जिसका गलनांक उच्च होता है। क्यों, तो वो भी समझा दिए। किसी का कोई डाउट है आगे इतनी बात। अब चलिए, अभी हम यहाँ बता रहे थे कि बेटा धारा नापने के दो यंत्र हैं, एक अमीटर और दूसरा बस वोल्ट मीटर धारा नाप रहा है। अरे नालायक, वोल्ट मीटर विभव नापता है। हम बोल रहे हैं धारा। से ही बता ना, इम्तिहान में तो खूब नंबर मिलेंगे। पूछा क्या जा रहा है, बोल क्या रहे हो। अमीटर और दूसरे को कहते हैं धारा मापी यंत्र, जिसे अंग्रेजी में गैल्वानोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसमें गोला बना के जी लिखा रहेगा तब वो गैल्वानोमीटर है, और अगर गोला बना के ए लिखा है तो अमीटर, या फिर गोला बना के खाली ऐसे भी लिख दिया जाए तो भी इसे गैल्वानोमीटर ही पढ़ा जाता है। अंडरस्टूड। अब आप इसके भी बारे में थोड़ा सा सुन लें, क्योंकि इसका डिटेल चुंबक वाले चैप्टर जब शुरू होगा तो वहां इस पर डिटेल पढ़ना है, ये कैसे बना, कैसे, जितना ये सब बता रहे थे ना, तो वैसे ही वहां भी इसके बारे में पढ़ोगे। इसका मतलब कि इसको हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। समझ आ गई। लेकिन जान लो अभी कि यह भी धारा नापने का यंत्र है।
तब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन भी उठेगा और वाइवा भी पूछेगा। तब फिर धारा मापी और अमीटर में अंतर क्या है, तो आप बताओगे कि सर दोनों धारा नापने के यंत्र हैं, इनमें अंतर यह है कि यह केवल धारा का परिमाण बताता है और ये धारा का परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बताता है। अब समझ आ गया? तो अगर धारा के साथ दिशा भी रीड करनी है तो गैल्वानोमीटर बताएगा, और केवल धारा का परिमाण बताना है। अब समझ आ गई? तो ये पूरी बात ओके? और अभी मैं दूसरी बात, अच्छा एक और बात यहां बता दें, हमेशा चाहे धारा मापी हो या अमीटर हो, अगर सर्किट में धारा रीड करनी है तो इन्हें हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब मैंने पूरा धारा मापी इसका वाइवा क्लियर कर दिया, आ गया? अब दूसरी बात कि किसी भी, तुमने यहां पर बोला था ना कि धारा विभवांतर के समानुपाती, तो अब उसकी बात करने जा रहा हूं। परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है या विभव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे रीड करने के लिए जो यंत्र की आवश्यकता होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। लेकिन विभव या विभवांतर भी नापने के दो यंत्र हैं, एक का नाम है वोल्टमीटर और दूसरे का नाम है विभव मापी यंत्र। विभव यानी जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, क्या बोलते हैं? और अगला चैप्टर जो आएगा वहां इस पर प्रैक्टिकल भी है और वाइवा भी है, अतः इसका डिटेल वहीं दूंगा, तब समझ में आएगा। अभी केवल ये समझना है कि विभव नापने के दो यंत्र हैं, वोल्टमीटर और विभव मापी यंत्र। तो एग्जामिनर पूछेगा तब दोनों में वोल्ट विभव नापने का सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन है और क्यों, तो अभी बोला ना, इसका जवाब अगले चैप्टर में पढ़ाते समय दूंगा। अभी कल समझा रहा हूं कि इसके दो यंत्र हैं। अब चलो दूसरी बात करता हूं। इसकी रचना उसी तरह है जैसे अभी अभी मैंने अमीटर बनाया था, और अब उस पर भी लिखा रहेगा तो वह विभव नाप देगा। सब पढ़ने का, रीडिंग सब वही तरीका है, सेम टू सेम। लेकिन अब तुमको ये देखना है बेटा कि किसी परिपथ में अगर किसी के सिरों का विभवांतर नापना है या विभव नापना है, तो आपको जिसका सिरों का विभव नापना है उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। खोपड़ी में बैठा डालिए, विभव नापना है या तो कहां जोड़ना है? यहां नहीं बोला गया समांतर क्रम। और अगर आपको उसका विभवांतर या विभव ना नाप के विद्युत वाहक बल नापना है, जो अगले चैप्टर में आएगा 9-10 में आपने इसका नाम सुना होगा, विद्युत वाहक बल नापना है, तब हम उस वोल्टमीटर को कहां जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। इट इज क्लियर? तो यदि हम वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वह विद्युत वाहक बल शेल का बताएगा, और अगर हम उसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वह उसके विभवांतर या विभव को बताएगा। खोपड़ी में गई बात? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल में भी पता चल जाएगा कि ये विभवांतर दे रहा है कि विभव दे रहा है कि विद्युत वाहक बल दे रहा है। आगे समझ में? यानी जब हम किसी भी वोल्टमीटर को परिपथ में किसी के सिरों के समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वह उसका विभवांतर बताएगा या विभव बताएगा, राइट है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वह उसका विद्युत वाहक बल बताएगा, यानी तब सेल का विभव बताएगा।
यानी विद्युत स्रोत का बताएगा। खोपड़ी में गई बात। अब हमने सारी तैयारी कर ली है। अब दो बातें छोटी सी और रहेगी बतानी, रियोस्टेट के बारे में यानी धारा नियंत्रक, और कुंजी। अब इतना बता ले तो ओम्स लॉ को हम क्लियर कर लेंगे। तो अब अगले टर्न पे जब आप मिलेंगे, क्योंकि कल तो केमिस्ट्री हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि सर रियोस्टेट बता के तब ओम्स लॉ बताना है। तो आप अपना ध्यान दें। अब कोई डाउट है?